नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। हालांकि रफ्तार जरूर कम है, पर क्या अभी भी कोरोना की एक और लहर आने की संभावना बनी हुई है, या फिर ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना की कोई और लहर नहीं आएगी? आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जेएनयू दिल्ली के सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ के चेयरमैन और नेशनल AEFI कमेटी के सदस्य डॉक्टर राजीव दास गुप्ता। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार जी डॉक्टर राजीव, पिछले कुछ वक्त से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली थी और फिर ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ये एक नई लहर का रूप ले सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि क्या किसी नई लहर के आने की संभावना अभी भी बनी हुई है? इसमें दो तीन थोड़े से अलग अलग बातें हैं। जी। एक ये है कि जिस तरह की एक लहर हमने पहले देखा है, जिस समय पॉपुलेशन इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो के करीब थी, क्योंकि एक नई इन्फेक्शन है, एक नई बीमारी है, नया वायरस है, तो उस अवस्था में एक हमें वेव देखने को मिल रहा था। अब क्या है कि ज़्यादातर लोग बच्चों को छोड़ के इम्यूनाइज्ड हैं। काफ़ी लोगों को बूस्टर भी लग चुका है या लगने वाले हैं अगले कुछ हफ्तों में। इस अवस्था में इन्फेक्शन ये नहीं हम कह सकते कि 100% प्रिवेंट होगा, क्योंकि इस टाइप के जो वैक्सीन है, पर्टिकुलरली जो एडल्ट वैक्सीन्स हैं, इनका काम 100% प्रिवेंशन नहीं है। यहाँ वैक्सीन का रोल है डिजीज़ को एक माइल्ड रूप देना, यानी इससे कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हमें एक बहुत माइल्ड क्लिनिकल पिक्चर देखने को मिलता है। और दूसरी बात है, इस समय जो वेरिएंट्स या सब वेरिएंट्स है सर्कुलेटिंग, ओमिक्रॉन के और भी जो सब वेरिएंट्स है जैसे BA4, BA5, XC, ये हालांकि बहुत माइल्ड डिजीज़ करते हैं लेकिन बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे ओमिक्रॉन के साथ भी और हाल ही में जो वेरिएंट्स हैं, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, 2 से 3 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता, और एकदम से 1-2 हफ्ते में कम भी हो जाता है। पर चूंकि ये बहुत माइल्ड बीमारी है तो इसलिए टेस्टिंग रिलेटिवली कम होता है, उतना संख्या रजिस्टर्ड या नोटिफाइड नहीं होते। जी सर, कुछ वक्त पहले देश में कई राज्यों में कोरोना को लेकर जो प्रतिबंध थे वो हटा लिए थे। यहाँ तक कि मास्क ना लगाने पर भी जो जुर्माना था उसे भी हटा लिया गया था। लेकिन जब मामले बढ़ने लगे हैं तो फिर से अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में भी क्या हमें इसी तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, यानी जब मामले बढ़ें तब पाबंदियाँ लगनी चाहिए और जब मामले कम हो तो हटा लेना चाहिए? जी, ये रणनीति मूल रूप से ये सही स्ट्रेटजी है। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे जो बुज़ुर्ग हैं या अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कैंसर की बीमारी है या किसी कारण से हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉयड लेते हैं, किसी भी स्थिति में जहां उस व्यक्ति में ओवरऑल इम्यूनिटी कम है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, एज एन इंडिविजुअल उनको प्रिकॉशन लेना है, मास्क यूज़ करना है या जहाँ तक संभव हो भीड़ अवॉइड करना चाहिए, खासकर घर के अंदर जो गैदरिंग्स है, इंडोर गैदरिंग्स, ये तो इंडिविजुअल स्तर पर हैं। और जहाँ तक कम्युनिटी या पॉपुलेशन स्तर पर है, वहाँ जो लोकल प्रशासन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिटी कॉरपोरेशन हो, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उनका जो करंट या ऑनगोइंग एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट है उसके हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या केसेस बढ़ने के बाद हम रिस्ट्रिक्शन आएंगे या इसको फोरकास्ट करने का कोई तरीका है।
फोरकास्ट करने का एक सहज तरीका ये होता है कि हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन वो थोड़ा-सा इसमें मुश्किल है बिकॉज़ जब तक ये बहुत माइल्ड वेरिएंट्स रहेंगे, वो हॉस्पिटल में सामने नहीं आएँगे। लेकिन जो जीनोमिक सर्विलेंस है, जो इंसाकॉग जो नेटवर्क है भारत सरकार का, और इसमें काफ़ी इस समय निजी संस्थाएं भी जुड़े हुए हैं। इंसाकॉग का जो नेटवर्क है वो बढ़ाया जा रहा है, तो उससे अगर कोई इंडिकेशन मिलता है कि नया वेरिएंट्स है या नया वेरिएंट स्प्रेड कर रहा है तेजी से, तो उस समय भी रिस्ट्रिक्शंस लाया जा सकता है और लाना चाहिए। जी। सर, किसी महामारी की एंडेमिक स्टेज क्या होती है, और अगर कोरोना के मामलों में हम देखें तो उस एंडेमिक स्टेज से अभी हमारा देश कितनी दूर है? कि एंडेमिक का ये मतलब है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल टाइम्स में कुछ एक केसेस होते रहते हैं, ट्रांसमिशन जारी होता है कम्युनिटी में, जिसे आप एक बेसलाइन लेवल भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक शहर में या एक जिला में कुछ 100 या कुछ 1000 केसेस हो सकते हैं। जैसे कोई भी बीमारी ले लीजिए, जैसे डायरियल डिजीजेस हैं, कुछ हद तक वो होते ही रहते हैं, कुछ सीजन में वो बढ़ जाते हैं, लेकिन कम ज़्यादा साल भर वो होता रहता है। ऐसे ही जैसे कॉमन कोल्ड है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, कुछ सीजन में ज़्यादा होते हैं, तो ये मूल रूप से इसको हम एंडेमिक समझते हैं। ये जैसे हम बात कर रहे थे कि एक नई बीमारी है, नया वायरस है, जब ये आया बहुत तेज़ी से फैल गया, हमने देखा है दुनिया भर में फैल गया, देश का भी ऐसा कोना नहीं है जो बचा इससे। लेकिन इसका जो रूप है उसमें थोड़े से बदलाव है इस समय, वो भयंकर रूप नहीं है, एक माइल्ड रूप है। लेकिन ये एग्जैक्टली कब एपिडेमिक से एंडेमिक होता है इसका कोई कट ऑफ नहीं है। ये जैसे जैसे हम डिजीज को मॉनिटर करते हैं, हमें ये समझ में आता है कि अब कोई नया सर्ज नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो वो बिल्कुल ही सीजनल है या किसी वेरिएंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस पे नेशनल लेवल पे या ग्लोबली WHO की तरफ से इसको मॉनिटर किया जा रहा है, और जब लगेगा कि नहीं ये एपिडेमिक महामारी रूप जो है वो खत्म होके एक एंडेमिक रूप में जा रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत केसेस साल भर हो रहा है, तो तब हम उसको एंडेमिक कहेंगे। इसको ना फोरकास्ट किया जा सकता है कि सच एंड सच डेट या मंथ से ये एंडेमिक हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट है ट्रेंड्स को मॉनिटर करते हुए। इस वायरस को आए हुए अब काफ़ी वक्त हो चुका है, उसको लेकर के काफ़ी रिसर्च भी की गई है। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी तक ऐसी किसी वैक्सीन पर रिसर्च हुई है या चल रही है जो वायरस के सभी वेरिएंट पर प्रभावी हो, यानी आने वाली किसी भी लहर से वो हमें सुरक्षा देने में सक्षम हो? ये शोध ज़रूर जारी है, लेकिन कुछ हिसाब से ये एक बहुत आइडियल वैक्सीन है। इस तरह की जो एडल्ट वैक्सीन्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो हमें पता है कि हर साल या सीज़न के हिसाब से उस वैक्सीन में जिन जिन देशों में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या प्रोग्राम है या ज़्यादा संख्या में लगाया जाता है, वहाँ ईयर टू ईयर या सीज़न टू सीज़न जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके जो करंट रूप है, क्योंकि ये वायरसेस है, इसमें ड्रिफ्ट शिफ्ट इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, उस हिसाब से वैक्सीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ये हमारी एक्सपीरियंस है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स के साथ। लेकिन आपने सही फरमाया, इस समय ज़रूर ये शोध का ये दिशा है कि एक वैक्सीन ही हो जिसमें काफ़ी वेरिएंट्स को वो एड्रेस कर पाएँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी। डॉक्टर साहब, क्या बूस्टर डोज आगे आने वाले किसी भी नए वेरिएंट से सुरक्षा देती है, या फिर जो मौजूदा वेरिएंट्स हैं उन्हीं के खिलाफ प्रभावी होती है? इस समय जो ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स हैं, BA.4, BA.5, XE या कुछ और, ये बहुत
बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और इस समय जो देखा जा रहा है, बूस्टर डोजेस के बावजूद, चाहे वो एल्डरली हो, बुजुर्ग हों या रिलेटिवली कम उम्र के हों, ऐसे बहुत लोगों में फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है बूस्टर के बावजूद, क्योंकि इन वेरिएंट्स का इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी है। यानी एक व्यक्ति, चाहे उनका नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका हो पहले या वैक्सीन मिल चुका हो, उसके बावजूद वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की कामयाबी ये है कि ना वो उनमें सिवियर डिजीज हो रहा है या कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है या डेथ हो रहा है ज़्यादातर। तो इसलिए वैक्सीन की जहाँ तक इफेक्टिवनेस या पर्पस का सवाल है, ये वो पर्पस सर्व कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, नए वेरिएंट्स तो सभी लोग जानते हैं कि आएंगे, ऐसा कहा भी जा रहा है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली संस्था है, निगरानी करने वाली इंसाकोग, उसके मुताबिक देश में एक्सई वेरिएंट के मामले की भी पुष्टि हो गई, और जैसा आप लगातार बता भी रहे हैं, ये एक्सई वेरिएंट तो एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है और ऐसा बताया जाता है कि मौजूदा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है। तो इस तरह के जो वेरिएंट्स आने वाले समय में क्या हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स वो है जो दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग सर्कुलेटिंग वेरिएंट से मिलजुल के एक नया रूप आ रहा है। सो इस समय अब या आगे चलते हुए हमें ज्यादातर रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स ही मिलेंगे, लेकिन हर रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट क्या उतना ही ट्रांसमिसिबल होगा? नॉट नेसेसरली। कई कई सारे वेरिएंट सर्कुलेशन में होते हैं। कुछ कुछ का एडवांटेज होता है जो अपने आप को डोमिनेंट रूम से एस्टेब्लिश करता है, और कुछ ऐसे कोई खास पैर नहीं जमा पाते हैं। तो सर्ज यानी एक्सेस केसेस या लूजली कहें तो वेव्स हमें उन वेरिएंट से देखने को मिलता है जो जिनमें ज़्यादा इम्यून एस्केप प्रॉपर्टीज़ हैं और वो तेज़ी से फैलता है बावजूद वैक्सीनेशन के। तो इसलिए जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स है, आगे हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मोस्टली वो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स आएगा, और एक इंडिविजुअल रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट में उसकी क्या शक्ति होगी इम्यून एस्केप की, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा या कितने कम केसेस उसके द्वारा हो रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट होता है, क्या ये जिन वेरिएंट से मिल करके बना है उनसे ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, या फिर उसी वेरिएंट के गुण इसमें आते हैं? नॉट नेसेसरली। कुछ तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर से। अगर प्रीवियस हाईली इन्फेक्टिव या हाईली फेटल, अर्थात जिनमें मौतें ज़्यादा हुई हैं, उन वेरिएंट्स से अगर मिलता जुलता ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा या ज़्यादा फेटल होगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2-2.5 साल करीब हो चुका है इस पेंडेमिक का, और फॉर्चुनेटली हमारे देश में इम्यूनाइजेशन लेवल काफ़ी हाई है। तो एक इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन में और एक इम्यूनोलॉजिकली वर्जिन पॉपुलेशन में कैसे वायरस बिहेव करते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो चूंकि इस समय भारत का जो वैक्सीनेशन लेवल है वो काफ़ी हाई है, नेचुरल इन्फेक्शन भी काफ़ी संख्या में हो चुका है, तो इसलिए शायद आगे आने वाले जो वेरिएंट्स हैं उनमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज़्यादातर माइल्ड डिजीज़ ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा फेटल या कॉम्प्लिकेशन करने वाली वेरिएंट भी आए, ये हम समझते हैं कि अच्छी बात यह है कि जो हमारे हेल्थ सिस्टम है वो पिछले 2-2.5 साल के तुलना में अब काफ़ी मजबूत है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों या गैर सरकारी संस्थाएं हों, और प्रोटोकॉल्स जो है, इंटेंसिव केयर सिस्टम्स जो है वो काफ़ी मजबूत है। हाँ, ज़रूर यह है कि हम इसको मेंटेन करें, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस जो है रखें, लेकिन ये ड्रिल काफ़ी मजबूत हो चुका है, और उस तरह का जो एक डिज़ास्टर सिचुएशन है
वो शायद हमें आगे नहीं देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहूँगा। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके लगातार सब वेरिएंट्स हम लोग देखते आ रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया BB4 B5 वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो क्या आने वाले समय में इस तरह की आशंका है कि इसका कोई वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक भी हो, क्योंकि ओमिक्रॉन अभी तक देखा गया है इन्फेक्शियस तो ज़रूर है लेकिन खतरनाक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या खतरनाक होने की संभावना अब इसमें है या नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और ये एक ऐसे इन्फेक्शन है जो लगातार स्प्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कम ज़्यादा। ग्लोबल ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रैवल के सारे रिस्ट्रिक्शंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हटा दिए गए। ज़्यादातर जो फिजिकल इन पर्सन एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम कर चुका है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस स्पेसेस सारे खुल गए हैं। तो इस अवस्था में अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो कुछ हद तक वो स्प्रेड करेगा, लेकिन खतरनाक होने का, यानी जिसमें कॉम्प्लिकेशंस या हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ ज़्यादा हो, उसका पॉसिबिलिटी शायद काफ़ी कम है। जो क्योंकि एक वायरस या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे माइल्डर वेरिएंट की तरफ जाता है और पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी ज़्यादा है नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के कॉम्बिनेशन से। तो ये सारे रीजंस को एक साथ देखते हुए शायद ये सिचुएशन है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई वेरिएंट या सिचुएशन की उत्पत्ति अब हो। जी डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल से बहुत राहत की बात होगी अगर ऐसा होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।